morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the dependency of resistance on the length, on the area, ट्रांसवर्स एरिया जो होता है उस पर डिपेंडेंसी क्या होती है और टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की, ये आप इस लेक्चर में सीखेंगे। जैसे कि ये कोई एक कंडक्टर है, कोई एक चालक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर ये एरिया हो गया इसका, ये एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और ये इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो भौतिक अवस्था बताते हैं लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, इसकी मोटाई हो गई और इसमें कोई चौड़ाई नहीं हो सकती। और टेम्परेचर हो सकता है, तो इन पर क्या इसकी निर्भरता है, इसके टेम्परेचर की और उसके प्रतिरोध की। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है वो इसकी जो चालक की लंबाई होती है इसके समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ समानुपाती था, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपको पिछला भी एक वीडियो क्लास 10th में भी इसी प्रकार से बनाकर, वहां भी अगर पढ़े हो आप लोग, पढ़ा हुआ है कि जैसे कि ये कनेक्टिंग वायर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि देखते हो शादी वगैरह होती है तो जनरेटर जो होता है बिल्कुल घर के पास में खड़ी कर देते हैं, उधर पंडित जी बोल रहे हैं, उधर जनरेटर बोल रहा है, तो उसको दूर क्यों नहीं खड़ा कर देते हैं? दूर भी खड़ा कर सकते हैं ना। अगर जनरेटर को दूर खड़ा करेंगे तो जो मेन वायर है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, जब लंबाई बढ़ जाएगी तो जनरेटर जो है लोड महसूस करेगा, अर्थात उसको जो है ज्यादा ताकत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी वर्क करने के लिए। तो कनेक्टिंग वायर अगर बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है इस पर कैसे डिपेंड करता है। अगर ये क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ये व्युत्क्रम अनुपात होता है यहाँ पर कि अगर तार मोटा हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रतिरोध जब कम होगा तो इसका सीधा सा फायदा, देखिए प्रतिरोध कम होने का कहीं नुकसान भी है कहीं फायदा भी है। जैसे कि हीटर में अगर प्रतिरोध कम हो जाए तार का तो क्या होगा, वो कम हीट उत्पन्न करेगा। हीट उत्पन्न ही नहीं होगी क्योंकि हीटर में हमें क्या जरूरत है, हीट प्रोड्यूस करने की। और अगर जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा रही है, अगर इनका प्रतिरोध हाई हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें हीट एनर्जी उत्पन्न होगी और जहां इलेक्ट्रिक पहुंचना है उससे पहले ही इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगी। तो इसका लाभ भी है रेजिस्टेंस का और हानि भी होती है। तो यहाँ पर अगर तार ये मोटा हो जाए अर्थात इसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो लॉन्ग सप्लाई होती है इसमें जो वायर लगाते हैं हम कैसे लगाते हैं, मोटे लगाते हैं। अभी आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे तो फिर ये घरों में पतले तार लगाते हैं, हम उसको देखते हैं बहुत बाल के समान पतले पतले वायर क्यों लेते हैं। अगर मोटा तार रेजिस्टेंस कम कर सकता है तो फिर हम घरों में भी मोटे मोटे तार लगाकर कम रेजिस्टेंस करें, घरों में फिर पतले तार क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन है ना। तो इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए जब हमें लॉन्ग सप्लाई भेजना होता है तो वहां पर हम करते क्या है, वोल्टेज को अप करते हैं, पावर उतनी ही होती है। देखो जैसे कि लॉन्ग सप्लाई उसमें पावर हमको भेजना है तो क्या किया कि 22,000 वोल्ट कर लिया। चलिए 11,000 के बारे में आपको समझा देते हैं। 11,000 वोल्टेज कर लिया, P = IV आप पढ़ के आए हैं, VI हाई स्कूल में पढ़े, P = IV पावर। अभी शायद इसमें भी पढ़ चुके हो आप, नहीं पढ़े हो, अभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। तो देखो P = IV होता है, तो अगर वोल्टेज 11,000 है, एम्पियर को हम कर लें 1 मान लीजिए, तो पावर कितनी जा रही है, इसको मल्टीप्लाई करोगे पावर कितनी हो गई, 11,000 हो गई ना। इतने शक्ति जा रही, इतने वाट जा रही है, ये बड़ी लाइन हो गई, इसको आप लॉन्ग सप्लाई कहते हो। और इसी को जब आपको घरों में लाना है तो ट्रांसफार्मर लगा लिया गांव के किनारे और इसी को हमने क्या किया, वोल्टेज को डाउन कर दिया। वोल्टेज को हमने मान लीजिए कर दिया 220, वोल्टेज को 220 अगर कर दिया है तो एम्पियर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए बटे 220, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एम्पियर आ जाएगा, शायद कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा, 5 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या किया कि वोल्टेज को कम किया तो एम्पियर क्या हो गया, बढ़ गया। तो घरों में क्या होता है, जो घरों में सप्लाई होती है वोल्टेज कम होता है लेकिन एम्पियर अधिक होता है, वैद्युत धारा करंट का मान क्या होता है, अधिक होता है। और जो लॉन्ग सप्लाई हमको दूर सप्लाई भेजना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज को अधिक कर लेते हैं और करंट को कम कर लेते हैं। पावर उतनी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यही तो आएगा। कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ, ये 2 जीरो थे, यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 एम्पियर हो गया यहाँ पर। तो घरों में क्या करते हैं, वोल्टेज को
कम करते हैं और एम्पियर को बढ़ाते हैं। और जो लॉन्ग सप्लाई भेजना होता है तो उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं और एम्पियर को कम करते हैं। क्यों एम्पियर को कम करते हैं? क्योंकि जो हीट उत्पन्न होने के लिए फार्मूला है I²RT। अगर प्रतिरोध एम्पियर बढ़ेगा तो एम्पियर का देखिए वर्ग है यहाँ पर, अगर एम्पियर का मान बढ़ेगा तो हीट बहुत तेजी से उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हीट ना उत्पन्न हो, इलेक्ट्रिक लॉस ना हो, इस वजह से यहाँ पर एम्पियर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जो गांव में भेज रहे हैं उसमें एम्पियर बढ़ा देते हैं, वोल्टेज डाउन कर देते हैं। अब इसमें से खतरनाक कौन ज्यादा होगी? जहां पर एम्पियर ज्यादा होता है, करंट ज्यादा कम होता है, वहां पर आपको शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, लेकिन आपका शरीर है जो भी टच कर जाएगा जलने लगेगा। वहां पर मतलब नुकसान बहुत जल्दी होगा, आपको कोई चेतावनी नहीं देगी। तो 11,000 वोल्ट है क्या, आपको झटका नहीं लगेगा, आपको चेतावनी नहीं देगी, डायरेक्ट जान लेगी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एम्पियर ज्यादा है, घरों में क्या है, एम्पियर ज्यादा है। तो जब करंट ज्यादा होता है तो आपको पहले झटका लगता है, डायरेक्ट आपको अटैक नहीं करती है आपके ऊपर, क्योंकि वोल्टेज लो है। यहाँ पर जो आपको खतरा सबसे ज्यादा होता है उससे हाई वोल्टेज से होता है। अगर एम्पियर अधिक है तो क्या करेगा, आपको केवल झटका लगेगा। तो घरों में एम्पियर ज्यादा होता है इसलिए पहले आपको झटका लगता है, खतरा नहीं होता है। और जो लॉन्ग सप्लाईज होती है इसमें क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, एम्पियर कम होता है। एम्पियर कम होगा तो आपको झटका नहीं लगेगा बल्कि खतरा होगा। तो एम्पियर से हमें क्या होता है, पहले चेतावनी मिल जाती है कि मतलब आपको ये जो है टच हुआ है कहीं ना कहीं। अब घरों में पतले तार क्यों लेते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए जो करंट है, ये जो तार जो मोटा होता है इसकी सरफेस पे चलता है, सरफेस वक्र पृष्ठ जानते हैं, जैसे ये तार है तो इसकी सरफेस पे चलता है कौन, एम्पियर, आई करंट। तो जो मोटे तार होते हैं उसमें एम्पियर हमने कहा कम होता है, तो इनकी सरफेस भी कम होती है। आप इसकी ये सरफेस ले लीजिए, कम होगी, और इसी को पतले पतले तारों में आप फाड़ दीजिए, कई तार बना दीजिए पतले पतले बाल के समान, तो उनकी जब सबकी सरफेस जोड़ोगे तो इससे ज्यादा आ जाएगी। या अगर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना जानते हैं 2πRh, ये मोटा है, इसकी त्रिज्या होगी, ऊंचाई होगी 2πRh, इसका निकाल लीजिए वक्र पृष्ठ तो कम आएगा। और इसी को पतले पतले बहुत से बारीक बाल के समान तारों में तोड़ दीजिए तो सबका जब वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ोगे तो इससे ज्यादा आएगा। तो घरों में पतले पतले तार क्यों लेते हैं, जिससे मोटे तार की अपेक्षा इनका वक्र पृष्ठ क्या हो जाए, ज्यादा। और जब वक्र पृष्ठ ज्यादा हो जाएगा तो करंट को चलने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि घरों में करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या बात है, समझ पाए? अभी आप कहोगे कि जब मोटे तारों में करंट कम करने के लिए हम वहां पर मोटे तार लेते हैं, तो घरों में भी मोटे तार ले लें और प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो घरों में मोटे क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि घरों में एम्पियर होता है ज्यादा, और ज्यादा एम्पियर चलने के लिए वक्र पृष्ठ चाहिए हमको ज्यादा। तो क्या करेंगे, वो जो मोटा तार है उसी को क्या करते हैं, पतले पतले तारों में फाड़ देंगे। जो पतले तार होंगे उनका सबका जब वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ोगे तो मोटे तार की अपेक्षा क्या आ जाएगा, ज्यादा। और जब वक्र पृष्ठ ज्यादा हो जाएगा तो इतने एम्पियर को चलने के लिए स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर मोटे तारों में एम्पियर इतना भेज दिया जाए, हाई एम्पियर, तो क्या होगा, वहां पर हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, समझ रहे। इसलिए मोटे तारों में एम्पियर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर अधिक एम्पियर है तो तार कैसे होना चाहिए, पतले होने चाहिए। और घरों में एम्पियर करंट ज्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है। और जो बाहर की सप्लाई होती है लॉन्ग सप्लाई, उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, एम्पियर कम होता है, ठीक। और खतरा ज्यादा आपको किससे होता है, वोल्टेज से। करंट केवल क्या करता है, आपको चेतावनी देता है, झटका मारता है, करंट झटका मारता है। तो ये हो गया यहाँ पर जो मोटा तार होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 पॉइंट ये यहाँ से निकल के आते हैं, टेम्परेचर वाला थोड़ा अलग से बताएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम मिला लेते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब यहाँ से हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो, L/A। ये जो रो है यहाँ पर इसको कहते हैं चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या करो, अब आया है विशिष्ट प्रतिरोध। हाँ, इसको रो से रिप्रेजेंट, ई से थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, रो ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अगर रो इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, RA/L। ये रो जो है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसका मात्रक निकालें तो रो का क्या निकलेगा, देखो R क्या है, ओम, R है प्रतिरोध, तो इसका मतलब हो जाएगा ओम। और मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो मीटर मीटर करके क्या आ जाएगा, मीटर।
तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अगर आपको विमा निकालनी है तो प्रतिरोध की विमा में आप एल ऐड कर दीजिए, एल और उसमें जोड़ दीजिए तो किसकी विमा निकल आएगी, रो की। तो विमा निकालना आप खुद जान लीजिए, आपको विभव और प्रतिरोध की याद कर लेना है, जिसकी विमा निकालना वहां पर आप खुद निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी। देखिए आप ये भी जाने कि विशिष्ट प्रतिरोध को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के पदों में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये चालक है, इसकी लंबाई एल है और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं E/J। आपसे कहा था ये भी सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे जो है धारा घनत्व, ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये क्या है चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे क्या है चालक में धारा घनत्व। तो हम कह सकते हैं किसी भी चालक के लिए के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में एक विशेष अंतर यह है, जब प्रतिरोध कहोगे तो कहोगे चालक का प्रतिरोध। जैसे ये एल्युमिनियम का तार है, यहीं पर एक पॉइंट समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ये एल्युमिनियम का तार है, तो ये जो प्रतिरोध आर होता है वो इतने चालक का है, ये चालक का प्रतिरोध है। अगर कहें विशिष्ट प्रतिरोध तो चालक का नहीं, चालक के पदार्थ का अर्थात एल्युमिनियम का है। तो अगर हम इसकी लेंथ इतने से थोड़ी सी बड़ी करें तो आर तो बढ़ेगा लेकिन रो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध वो इसके पदार्थ का होता है, चाहे इतना बड़ा ले तब भी एल्युमिनियम है, अगर इतना बड़ा ले तभी क्या है, एल्युमिनियम ही है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ का होता है, अगर पदार्थ नहीं बदलेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान नहीं बदलेगा। एल्युमिनियम का चाहे 1 मीटर तार लीजिए चाहे 20 मीटर तार लीजिए, रो का मान क्या होगा, निश्चित रहेगा। लेकिन अगर आप तार की लंबाई घटाए बढ़ाएंगे तो जो आर है प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा, बढ़े घटेगा। तो जो प्रतिरोध बोलेंगे तो क्या कहेंगे, चालक का प्रतिरोध। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे तो कहेंगे चालक के पदार्थ का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर कहेंगे किसी भी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके पदों में डिफाइन करना है। ठीक है, आपको यदि ऐसा आता है और आप चाहें तो इसी को डिफाइन करें, इसी को करें, वो पहले वाला डेरिवेशन आप करें ही नहीं तो ये हर प्रकार से इसी से हम वो भी डेरिवेट कर देंगे। देखिए कैसे, आपने एक फार्मूला पढ़ा है E=V/D पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक पृष्ठ हो गया, ये एक पृष्ठ हो गया, इनको आप प्लेट्स मान सकते हैं, वही जो कैपेसिटर वाला लेसन पढ़ते थे कि ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, इनके बीच की दूरी D की जगह क्या हो गई, L। तो यहाँ पर V/L हो जाएगा। इनके सिरों पर वोल्टेज विभवांतर कितना है, विभवांतर V है, इनके सिरों पर जो विभवांतर है वो V है और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर E की जगह लिख सकते हैं क्योंकि E बराबर होता है V/L तथा J बराबर आपने क्या पढ़ा था, I/A, ये पढ़ा था ना, डायरेक्ट जो पहला मान आया था वो ये पढ़ा। तो ये मान अगर हम रखते हैं तो यहीं से देख लिए वो भी डेरिवेशन हो जाता है, तो इसलिए उसके अतिरिक्त अगर आप इसको ही तैयार करें तो दोनों प्रकार से E का मान हम क्या रख देंगे, V/L और यहाँ पर हम रख देंगे I/A। तो रो इक्वल टू हो जाएगा, देखो V/L यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और I यहाँ पर रहेगा और A क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज R। V इक्वल टू I क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर रो इक्वल टू V/I को हमने क्या लिख लिया, R, और आ गया A/L। तो आप अगर इसको करते हैं तो उस डेरिवेशन को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध चाहे कहे वैद्युत धारा, और उसके पदों में अक्सर आता यही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत धारा घनत्व के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध का मान, तो यहाँ तक छोड़ दीजिए। और अगर वो कहता है तो पूरा आप डेरिवेशन करके यहाँ से बता दीजिए, बाकी मात्रक और सब कुछ वही आ जाएगा रो का ना, क्योंकि फार्मूला तो वही निकल के क्या है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसको आप लर्न करिए, उसको लर्न ना करें। अब अगली हेडलाइन है विशिष्ट चालकता। देखिए आपने जब प्रतिरोध को पढ़ा, यहाँ से समझिए 4 परिभाषाएं हैं, दोनों सभी में अंतर क्या है। जब आपने प्रतिरोध पढ़ा था तब आपने पढ़ा था वैद्युत चालकता, जब आपने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध तो आपने क्या उसके साथ पढ़ा था, वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता थी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता। जब आपने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो, तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखते हैं और ये इसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं
और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चारों में अंतर आपको अलग अलग पता, यहाँ से डेफिनेशन एक आती जरूर है कोई ना कोई, या विशिष्ट प्रतिरोध की या विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, विशिष्ट चालकता सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, या आधा ना जैसे बनाते हैं, ये हो जाएगा 1/ρ, और रो क्या है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो डेफिनेशन आपकी हो जाएगी ये, और मात्रक इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का अपोजिट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का आपने क्या पढ़ा था, ओम मीटर। तो इस पर आप जो है यहाँ पर इनवर्स लगा दीजिए, ओम मीटर इनवर्स या प्रति ओम मीटर हो जाएगा। इसको क्या पढ़ोगे आप, प्रति ओम मीटर। देखिए डैश बीच में इसलिए लगाते हैं, इसको डैश को बोला तो नहीं जाता, लेकिन डैश इसलिए लगाते हैं कि ओम अलग मात्रक है, मीटर अलग है। ठीक है, ओम मी नहीं है। अगर इसको आप ऐसे लिख देते हैं ओम मी, तो ये क्या है, ये है कोई मात्रक, ओम मी हो गया। इसलिए जब अलग अलग यूनिट होते हैं तो उनमें बीच में डैश लगाया जाता है, बस। इसको ये नहीं कहोगे ओम डैश मीटर, पढ़ोगे ओम मीटर। ठीक है, या प्रति ओम मीटर पढ़ा जाएगा, इनवर्स लगा। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसका मात्रक प्रति ओम मीटर होता है। देख लीजिए, आपका यहीं पर क्वेश्चन ऐड हो जाता है। विशिष्ट चालकता को डिफाइन करते हुए विशिष्ट चालकता और वैद्युत धारा घनत्व में या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालने को। तो आपको जो छोटे छोटे फार्मूले पीछे पढ़ के आए हैं, देखिए वहीं से निकल के आता है। अभी आपने क्या पढ़ा है, रो इक्वल टू क्या पढ़ा, मेन फार्मूला E/J, ये पढ़ा है ना। अगर आपको सभी फार्मूले पता हो तो आप डेरिवेशन कर ही लेंगे, कोई भी आ जाए। तो यहाँ पर हम रो का मान रख देंगे क्या, E/J। तो अपान में J लिखेंगे, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा J/E। देखिए ये क्या है, विशिष्ट चालकता, और ये हो गया धारा घनत्व। ये संबंध आ गया, यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो J इक्वल टू क्या जा रहा है, सिग्मा E। अब यहाँ पर किसी भी धातु के लिए अगर एल्युमिनियम लिया है, सोना चांदी कुछ भी लिया है, तो उसके लिए सिग्मा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एल्युमिनियम के लिए सिग्मा का मान फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं J समानुपाती E। तो यहाँ से J की एक और डेफिनेशन आ जाती है। देखिए धारा घनत्व बराबर क्या हो गया, विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आपको धारा घनत्व कभी डिफाइन करना हो तो वहां नहीं पता, आप यहाँ से भी सूत्र पता है, आप कह सकते हैं किसी भी चालक में धारा घनत्व विशिष्ट चालकता और उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होती है। आपको सूत्र याद हो, कहीं से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन आपकी मानी जाएगी, और फार्मूला वाली डेफिनेशन तो बहुत ही पक्की होती है, बहुत ही अच्छी होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर कहे कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध, तो यहीं पर लाकर आप छोड़ दोगे, ये हो गई विशिष्ट चालकता, ये हो गई धारा घनत्व। कहे धारा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तब भी आपको यही करना होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व में पीछे कहीं कोई संबंध नहीं मिला है, यही केवल ये मिला हुआ है। तो ये डेरिवेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, आप आगे उसमें ऐड कर लीजिए इतना। अब आप जान लीजिए जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। आप नोट में भी इसको लिख सकते हैं कि नोट में नंबर 1 क्या होता है। देखिए धातु और मिश्र धातुएं और अर्धचालक, इन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो शुद्ध धातुएं होती हैं, शुद्ध धातुएं, इनमें जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। हम शुद्ध धातुओं में क्या बताएंगे, जैसे सोना चांदी है, इनमें क्या होगा, जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे टंगस्टन का फिलामेंट लगा, टंगस्टन भी क्या है, धातु है। तो जैसे बल्ब जलना शुरू होता है, यूज करना शुरू करते हैं इसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ में प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऐसे हीटर भी है, जब यूज करना प्रारंभ करते हैं तो जब वो यूज होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो जो शुद्ध धातुएं हैं उनमें क्या होता है, जब ताप बढ़ाएंगे शुद्ध धातुओं में, चलो यहाँ से पॉइंट पूरा, धातुओं में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो मिश्र धातुएं होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी एक मिश्र धातु का नाम बताओ, पढ़े हो कभी, नाइट्रोम वगैरह, ये सब क्या है, मिश्र धातु स्कूल में पढ़ के आए हैं। मिश्र धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम बढ़ता है। यहाँ पर समझ लीजिए पॉइंट कि मिश्र धातु में ताप बढ़ाने से
प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन धातुओं की अपेक्षा कम बढ़ता है। ठीक है, तो लगभग धातु और मिश्र धातु में गुण एक ही है। ताप बढ़ने से ओम का जब प्रैक्टिकल करोगे ओम्स लॉ में, तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तुरंत ऑफ कर देते हैं। क्यों? कि अगर थोड़ी देर तक ऑन रखोगे, जब तक आप रीडिंग नोट करोगे, तब तक वो धातु जो लगी हुई है उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फिर आपका जो ओम्स लॉ है, आप जो कर रहे हो अपना प्रूफ, वो प्रूफ नहीं हो पाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, जबकि प्रतिरोध कांस्टेंट होना चाहिए। तो ओम्स लॉ का जब प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पर यही सावधानी एक मेन होती है कि स्विच को ऑन किया, तुरंत V और I के मान नोट किए और तुरंत स्विच को ऑफ कर दिया, जिससे कि रेजिस्टेंस गर्म ना होने पाए। अगर गर्म हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तीसरा आप पॉइंट नोट करेंगे, अर्धचालक। दो अर्धचालकों के नाम बताइए। अर्धचालकों में जो प्रभाव होता है, इनके सबके उल्टा पड़ता है। उल्टा मतलब कि यहाँ जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। उन दोनों में क्या होता था, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता था, इसमें बहुत अधिक बढ़ता था, इसमें कम बढ़ता था। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, और जहां पर प्रतिरोध को घट रहा बोले, अगर कहीं चालकता वहीं पर पूछ ली जाए तो उसका उल्टा बोल दोगे बस। जैसे यहाँ हमने कहा ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटती है, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे को अपोजिट होते हैं ना। 1/r को कहते हैं वैद्युत चालकता। यहाँ पर कहा कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो अगर प्रतिरोध घट जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दो अर्धचालक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह, इनको अगर गर्म कर दे तो इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात थोड़ा चालकता का गुण इसमें आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी। अच्छा, एक और फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉइंट 4 पर, कि ये जो होता है RT इक्वल टू R01 प्लस अल्फा T, एक फार्मूला है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर हम प्रतिरोध इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए ये होता है ताप प्रतिरोध गुणांक। ये अल्फा यहाँ पर है, इसको कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक या ताप प्रतिरोध गुणांक कह देंगे, ताप प्रतिरोध गुणांक, ताप प्रतिरोध गुणांक। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया। और किसका होगा, हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम ले है, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, लोहे के लिए कुछ और, सोने के लिए कुछ और होगा। तो अब इस फार्मूले से, और ये जो R0 है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो R0 क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा। फिर आप यहाँ पर टेम्परेचर रखते जाएंगे और उस टेम्परेचर पर प्रतिरोध यहाँ पर प्राप्त करते जाएंगे। तो RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, और R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। ये वो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर आप 30 डिग्री रख देंगे तो ये जो निकल के आएगा ये होगा 30 डिग्री पर प्रतिरोध। समझ पा रहे हैं। और ये यहाँ पर ताप प्रतिरोध गुणांक। अब इसका निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल फार्मूले के बारे में आप जानेंगे। ठीक, तो इसका यूज न्यूमेरिकल्स में होगा। ये 3 पॉइंट 4 आपको यहाँ पर। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है और लास्ट हेडलाइन होगी आज की, ओम के नियम की उत्पत्ति। तो पहले आप ओम का नियम होता क्या है, इसमें आप ये जान लें कि आप पढ़ चुके हैं V/I इक्वल टू R, और R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आप ये प्रूव कर दें V/I इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक, तो ओम का नियम आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हमको लास्ट में प्रूव करके क्या लाना है, V/I इक्वल टू नियतांक। R नहीं प्रूफ होगा, V/I इक्वल टू नियतांक, ये प्रूफ होगा ओम के नियम में। तो समझें कि जैसे ये कोई एक आपका चालक है, इसमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसमें इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इस समय इलेक्ट्रॉन, जब हमने बैटरी नहीं ऐड किया है अभी, तो इस समय जिस वेग से गतिमान होंगे वो वेग कौन सा वेग कहलाता है, कल पढ़ा चुके हैं, उसमें वेग कहलाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित नहीं है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित नहीं है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग माना U1, U2, U3 ... UN है।
ये प्रारंभिक वेग आप कह सकते हैं। जब वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो सभी इलेक्ट्रॉन इन वेगों से गतिमान है। तो इस स्थिति में जब इनके हम टोटल वेग का औसत निकालते हैं, माध्य वेग निकालते हैं, तो क्या आता है? 0 आता है। कल बता चुके हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग, इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग को अगर हम u से लिख लें तो ये आया था u1 प्लस u2 प्लस u3, सभी वेग को जोड़ लीजिए अपान n बराबर 0। ठीक है, इसकी हेल्प आगे भी लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब हमने इसके सिरों पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया। जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो माना इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं, इसका मतलब इनमें त्वरण आ जाता है, इनके वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन। तो माना इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं और इनके वेग v1 v2, v से किसको लिखते हैं? अंतिम वेग, v2 v3 डॉट 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 vn हो जाते हैं तथा त्वरण, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण a हो जाता है। यहाँ की लैंग्वेज आपको समझना। देखो पहले हमने क्या किया कि केवल वेग था, यहाँ पर कोई त्वरण नहीं था। ठीक, जब हमने विभवांतर यहाँ पर अप्लाई कर दिया, विभवांतर यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, प्लेट ऊपर लिख सकते हो। विभवांतर जब अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गए, इनका वेग बदल करके क्या हो गया? v1 v2 v3 हो गया। वो प्रारंभिक वेग था, ये अंतिम वेग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो त्वरण हो गया बदल करके a हो गया। सभी बराबर त्वरित होंगे। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज आपने v लगाया है, ये सबको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा वो भी सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। जब वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल बराबर लगेगा। कौन सा? QE पढ़ते हो, F इक्वल टू QE। तो बल यहाँ पर Q की जगह क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो जब सब पर बल बराबर लगेगा तो त्वरण भी क्या होगा? बराबर होगा, न्यूटन के सेकेंड नियम के अनुसार। समझ पा रहे हैं? तो यहां से हमको त्वरण निकालना है। तो त्वरण E बराबर क्या होगा? F अपान m। F बराबर ma होता है। ठीक है, F बराबर ma होता है तो A बराबर क्या होगा? F अपान m। अब यहाँ पर F की जगह, बल की जगह क्या लिख सकते हैं? 2E नहीं, EE। F बराबर क्या होता है? QE होता है। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ पर ये हो जाए, ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये हम लैंग्वेज में भी लिखवाएंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ पर E बराबर क्या होता है? आप लिख देंगे, चूंकि E बराबर होता है V अपान L, V अपान D होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे? चालक की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा E V अपान ML। समझ पाए? ये क्या हो गया? त्वरण। ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण निकल आया। क्या यहाँ तक समझ पाए? कि केवल हमने अभी तक क्या किया है? प्रारंभिक वेग सबके अनियमित अनिश्चित थे तो उनका योगफल 0 बताया है, और जब विभवांतर आरोपित किया है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गया, त्वरित होकर के उनके वेग ये हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब त्वरण निकालना पड़ेगा। फिर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में त्वरण कितना है? A बराबर सबके लिए सेम होगा A का मान। ठीक है, तो F अपान m, F बराबर क्या होता है? QE। तो EE हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपान m क्या है? उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और E इक्वल टू हो गया V अपान L। रख दिया यहाँ पर V अपान L, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकल आया। यहाँ तक समझ पाए? तो फिर अब वोल्टेज अप्लाई करने पर इनका अपवाह वेग क्या होगा? अनुगमन वेग क्या होगा? अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd। देखिए, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी तो अनुगमन वेग होता है, पहले अनुगमन वेग नहीं होता है। तो अनुगमन वेग अब जो निकालेंगे, तो अब जो वेग इनके पास है सबका औसत v1 v2 प्लस
V3 डॉट डॉट Vn अपान n। अब अनुगमन वेग ये आ जाएगा Vd, तो Vd इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़े गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। ठीक है, तो A तो हम त्वरण निकाल चुके हैं, सबके लिए बराबर रखेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, और U सबके लिए अलग अलग है। T कौन सा लेंगे, दो टकराव के बीच का समय श्रांतिकाल। ठीक है, श्रांतिकाल T1 T2 T3। माना कि एक इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल T1 है, दूसरे का T2 है, लेकिन उनका सबका औसत निकालते हैं तो लगभग 10 की पावर -4 कोटि का आता है, हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे V बराबर U प्लस AT, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U1 प्लस A τ1। V बराबर U प्लस AT, A हो गया त्वरण और τ1 क्या है, एक श्रांतिकाल है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस V2 बराबर U2 प्लस A τ2 प्लस U3 प्लस A τ3 डॉट 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 लास्ट क्या होगा UN प्लस A τn अपान में आ जाएगा n आ जाएगा। ये समझ में प्रारंभिक वेग U है और त्वरण सबका क्या है, बराबर है। त्वरण बराबर क्यों है बता चुके हैं, जब वोल्टेज बराबर, वैद्युत क्षेत्र बराबर, बल बराबर, तो त्वरण भी सबके लिए बराबर हो जाएगा। ये समीकरण यहाँ पर हो गई। अभी लगभग 2-4 लाइनें और हैं, आप यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, Vd एक लाइन और यहाँ से आप लिख लें Vd इक्वल टू, देखिए U1 U2 U3 UN आप अलग कर लीजिए, U1 प्लस U2 U3 डॉट 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 UN अपान में n, हम अलग अलग n अपान में लिख सकते हैं, इसको हमने अलग कर लिया। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा AT A τ1 A τ2 A τ3 और A τn, तो A सब में कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn अपान n। ये स्टेप क्या समझ पाए हैं, देखिए क्या हुआ, इनको अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो देखिए U1 U2 U3 UN अलग है प्लस में, तो अलग इनको प्लस कर लिया, बटे n कर लिया अलग हमने। फिर उसके बाद ये बचेगा A τ1 A τ2 से सब में A कॉमन है ना, तो A को कॉमन बाहर निकाल लिया, τ1 τ2 τ3 τn बटे n आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाए, नोट ना करिए, समझ लीजिए पहले आप। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन नंबर 1 से इस पूरे की वैल्यू क्या रख देना है, 0। हमें पता है समीकरण नंबर 1 से, जो समीकरण 1 अभी सबसे पहले निकाले थे, तुम क्या कहेंगे, समीकरण 1 से ये जो होता है इसका मान क्या है, 0। तो Vd बराबर आपका निकल के आएगा 0 प्लस A τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn अपान n। ये सभी श्रांतिकालों का औसत है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, औसत श्रांतिकाल या माध्य श्रांतिकाल हो गया। जितने भी सभी इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसके प्रत्येक दो टक्कर में समय कितना लगता है, τ1 लगता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन में τ2 लगता है, तो सबका लेकिन जब औसत हम निकालते हैं तो वो लगभग कांस्टेंट आता है, कितना, 10 की पावर -14 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि औसत श्रांतिकाल, क्योंकि औसत श्रांतिकाल लगभग 10 की पावर -14 सेकेंड की कोटि का होता है, अर्थात ये सब अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इन सब का मान हम एक साथ लिख लें कि इनका माध्य क्या है, τ है। ठीक है, अतः माना τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn अपान n इक्वल टू τ, अर्थात इन सबका जो माध्य श्रांतिकाल हो गया वो क्या है, τ है। मतलब ये डिफरेंट वैल्यू होती नहीं है किसी एक पदार्थ में, थोड़ा सा इतना कम डिफरेंस होता है कि इन सबको जोड़ करके जब हम भाग करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, वो कितनी आती है, लगभग 10 की पावर -14 आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Vd इक्वल टू A और यहाँ पर क्या हो जाएगा, τ। अब A का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 ही तो माना था, समीकरण 2 से A का मान रख दीजिए। बताइए समीकरण 2 से A का मान क्या आया था, EV अपॉन ml, और ये क्या हो गया, τ हो गया। तो ये आपका अनुगमन वेग Vd निकल आया है। अब हमको वैद्युत धारा के संबंध तक जाना है, तो आप जानते हैं वैद्युत धारा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, जानते हैं सूत्र, अभी जो कल डेरिवेशन हुआ है I इक्वल टू NEAVD, VD का मान यहाँ पर रख दीजिए, I इक्वल टू N
ई ए, वी डी का मान ये रखेंगे ई वी टाउ अपान में क्या आ जाएगा एम एल। अब अगर हम v अपान आई निकाले तो v यही रहने दीजिए, i इसके अपान में ले आइए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए v अपान आई, या चलिए आप अगर नहीं कैलकुलेशन समझ पा रहे तो v उधर ही लिखा है, i बटे में ले गए, v यहाँ लिखा है i अपान में ले गए, तो ml यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में ml, और ये सब यहाँ से हटाएंगे जो कुछ बचा है तो इधर अपान में आएगा तो n बचेगा, और यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचेगा a, और क्या बचेगा टाउ बचेगा ये। अब यहाँ पर देखिए m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, l क्या है किसी चालक की लंबाई, जिस चालक के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसकी लंबाई बीच में नहीं घटा बढ़ा रहे हैं तो l भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। n क्या है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी शुरू में हमने कहा 3 लेने छोड़ दो, वहां पर हम लिखवाएंगे n क्या है यहाँ पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये भी कांस्टेंट होता है। अगर हम चालक की लंबाई और क्षेत्रफल नहीं बदलेंगे तो ये कुछ नहीं चेंज होगा, e इलेक्ट्रॉन का आवेश वो भी कांस्टेंट, a क्या है अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी कांस्टेंट, टाउ है श्रांति काल जो कि 10⁻⁻14 होता है ये भी क्या है कांस्टेंट। तो ये सब जो है यहाँ पर पूरा नियतांक आ गया है, अर्थात v अपान आई इक्वल टू आ गया है नियतांक, और यही ओम का नियम होता है। समझ पाए उस डेरिवेशन को, आपको यहाँ के बाद जो है थोड़ा सा समझना है इसको ज्यादा, ठीक नोट कर लीजिए।